हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। कक्षा 9 में आज हम एक नया अध्याय आरंभ करने जा रहे हैं। अध्याय का नाम है सुमित्रा नंदन पंत, जो हमारे प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। इनकी कविता है एक ग्रामश्री, जो कि गांव के बहुत ही आकर्षक और प्रकृति से लबरेज दृश्य को प्रस्तुत करती है, जिसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से कवि ने गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया जाता है। सबसे पहले कविता को आगे बढ़ाए हम उनके जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। सुमित्रा नंदन पंत, उनका जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में सन 1900 में हुआ था। उनकी शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। आज़ादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया था, शिक्षा छोड़ दी थी उन्होंने। छायावादी कविता के प्रमुख स्तंभ रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत। इसके अलावा छायावादी कवियों में आपको देखने को मिलेगा निराला जी, प्रसाद जी, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत। ये चार प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। तो छायावादी कविता के प्रमुख स्तंभ सुमित्रा नंदन पंत का काव्य क्षितिज 1916 से 1977 तक फैला है। सन 1977 में उनका देहावसान हो गया, वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। वे अपनी जीवन दृष्टि के विभिन्न चरणों में, जिसमें छायावाद है, प्रगतिवाद है, अरविंद दर्शन है, उससे बहुत प्रभावित हुई। देखो, हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है उसमें आपको अलग अलग पार्ट के रूप में, अलग अलग खंड के रूप में देखने को मिलेगा पूरा का पूरा हिंदी साहित्य का आधुनिक काल। इसमें प्रारंभिक जो काल है वो छायावाद के अंतर्गत आता है, फिर प्रगतिवाद आता है, प्रयोगवाद आता है, नई कविता आता है। उसी के अंतर्गत अरविंद दर्शन ये भी था, विचारधारा है। सभी की सभी छायावाद, प्रगतिवाद, सभी विचारधाराएं हैं जो कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत हुई हैं। इनसे वो बड़े प्रभावित थे, जिसमें मुख्य है छायावाद, प्रगतिवाद और अरविंद। इनकी रचनाओं में मुख्य रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, पल्लव, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन और चिदंबरा आदि उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। पंत की कविता में प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों की पहचान है। उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता को एक नवीन अभिव्यंजना पद्धति एवं काव्य भाषा से समृद्ध किया। भावों की अभिव्यक्ति के लिए सटीक शब्दों के चयन के कारण उन्हें शब्द शिल्पी कहा जाता है। देखिए, पंत जी की कविता है, वो मैंने पहले ही बताया आपको कि प्रकृति और मनुष्य के जो आपसी संबंध होते हैं, गहरे संबंध होते हैं, आत्मीय संबंध जो होते हैं, उनकी पहचान है। कवि ने प्रकृति और मनुष्य का गहरा संबंध अपनी कविताओं में प्रस्तुत किया है। उन्होंने आधुनिक कविता, हिंदी कविता को एक नया रूप प्रदान किया, नई पद्धति, नया तरीका प्रदान किया, और उनकी जो भाषा है और भाव जो हैं वो सटीक शब्दों के साथ प्रस्तुत होते हैं। इसलिए इनको शब्द का शिल्पी कवि कहा जाता है। शब्द को मानो वो गढ़ते हैं, खुद निर्माण करते हैं और फिर प्रयोग करते हैं। यही आपको इस कविता में भी देखने को मिलेगा। ग्रामश्री कविता में पंत ने गांव की प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि का मनोहारी वर्णन किया कि किस प्रकार से गांव है जो प्राकृतिक रूप से सुंदर दिखाई देता है, उसका सौंदर्य कैसा होता है, कैसा वो समृद्ध होता है, उसका मन को हर लेने वाला आकर्षक वर्णन किया है। खेतों में दूर तक फैली लहलहाती फसलें, फल फूलों से लदी पेड़ों की डालियां और गंगा की सुंदर रेती कवि को रोमांचित करती हैं। कवि को दिखाई देता है कि खेतों में दूर तक हरियाली फैली हुई है, लहलहाती फसलें हैं, फल फूलों से पेड़ों की डालियां लदी हैं,
और ये गांव जो है वो गंगा के निकट का गांव है, इसलिए गंगा की सुंदर रेती है वो भी कवि को रोमांचित करती है। उसी रोमांच की अभिव्यक्ति है यह कविता, और कविता का शीर्षक है ग्रामश्री। हमारा गांव किस प्रकार से प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त होता है, इसके बारे में कवि कहते हैं, फैली खेतों तक दूर तलक, फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिसमें रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर रहा है झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल फलक। देखिए क्या कहते हैं कवि, फैली खेतों में दूर तलक, दूर तलक मतलब दूर तक खेतों में फैली हुई है, मखमल जैसी कोमल कोमल हरियाली। गांव के खेतों में जो हरियाली फैली हुई है, इसको कवि ने उपमा दी है कि वो हरियाली ऐसी लग रही है जैसे मानो हरा हरा मखमल खेतों को उड़ा दिया गया है, खेतों में फैला दिया गया है। गांव के खेतों में फैली हुई हरियाली बड़ी मुलायम, बड़ी कोमल, मखमल जैसी लग रही है। लिपटी जिसमें, उसी हरियाली अर्थात उन्हीं खेतों के हरे भरे फसलों में क्या लिपटी हुई हैं, लिपटी जिसमें रवि की किरणें, रवि यानी सूर्य, उसी खेतों में फसलों के ऊपर जो सूर्य की किरणें हैं वो गिर रही हैं, और वो सूर्य की किरणें मानो उस हरियाली से लिपट गई हैं। और सूर्य की किरणें जिस खेत में हरियाली के ऊपर गिर रही हैं, वो मानो उसके जो लिपट रही हैं वो चांदी की सी उजली जाली के रूप में नजर आ रहा है। उजली यानी चमकदार। वो हरे भरे खेतों के ऊपर सूर्य की किरणें गिर जाने से वो खेत मानो चांदी की तरह या चांदी की जाली की तरह चमक पैदा कर रहे हैं। खूबसूरत खेत और सूर्य की किरणें फसल पर गिर रही हैं, फसल हरी भरी, कैसी, मखमल जैसी, और उसके ऊपर सूर्य की किरणें मानो चांदी की चमक, चांदी की जाली के रूप में दिखाई दे रही है। तनकों के हरे हरे तिनकों के हरे हरे तन पर, यहाँ थोड़ा सा मानवीकरण है। मानवीकरण क्या होता है, अमानवीय जड़ पदार्थों पर जब मानवीय क्रियाओं का आरोप करवा दिया जाता है तो ये मानवीकरण अलंकार होता है। अब यहाँ पर देखिए, अमानवीय चीज क्या है, तिनके हैं। उन तिनकों के लिए प्रस्तुत किया गया है कि उनके हरे हरे तन पर, यानी तिनकों का शरीर, और रुधिर, रुधिर यानी रक्त, हिल रहा है हरित रक्त, हरा हरा रक्त। रक्त तो मनुष्य में होता है, लेकिन कवि ने तिनकों के हरे हरे तन पर हिलता हुआ दिखाई दे रहा है हरित, हरा हरा रुधिर रक्त, झलक दिखाई दे रहा, झलक रहा है। खेतों में जो हरे हरे तिनके हैं, उनके हरे हरे तन पर जो हरियाली छाई है वो मानो ऐसा लग रहा है जैसे हरा रक्त, हरा खून उनमें दौड़ता हुआ नजर आ रहा। ये भी आकर्षक वर्णन है कि किस प्रकार से कवि ने हरे तिनकों के अंदर हरा रक्त देख रहा है, देख पा रहा है। मानवीकरण भी है। श्यामल, श्याम रंग के, सांवले रंग के भूतल पर, भूमि पर, भूतल यानी भूमि का धरातल, सांवले रंग का भूमि का ये जो धरातल है उस पर झुका हुआ है नभ, आसमान। क्या झुका हुआ है, आसमान झुका हुआ है। सांवले रंग के इस धरती के धरातल पर झुका हुआ है आसमान, चिर, लंबे समय से, निर्मल, निर्मल यानी स्वच्छ, नील फलक, नील यानी नीला, फलक यानी आसमान। क्या सुंदर वर्णन किया है कि धरती के इस श्यामल अर्थात सांवले धरातल पर झुका हुआ है स्वच्छ, साफ सुथरा नीला आसमान, नील फलक। यह नभ जो है वो चिर निर्मल, हमेशा से जो स्वच्छ रहा है, वो मानो इस धरती के ऊपर झुका हुआ है, फैला हुआ है। ठीक
मैं समझता हूँ ये पहला पद आ गया होगा समझ में। पुनरावृत्ति कर सकते हैं कि खेतों में फैली हुई जो दूर तलक हरियाली है वो मानो कोमल मखमली नजर आ रही है, मखमल जैसी कोमल नजर आ रही है, जिसके ऊपर, उस हरियाली के ऊपर जो सूर्य की किरणें गिर रही हैं वो सूर्य की किरणें उसे लिपट गई हैं और चांदी की सी चमकदार जाली नजर आ रही हैं। खेतों में जो तिनके हैं हरे हरे, उनमें मानो हरा हरा रक्त दौड़ता हुआ नजर आ रहा है और सांवले भूमि पर आसमान जो है वो हमेशा से मानो स्वच्छ झुका हुआ है। बड़ा खूबसूरत नज़ारा नजर आ रहा है। किसका? गांव का। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकिणियां हैं शोभाशाली, उड़ती भीनी तेलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली लो, हरित धरा से झांक रही नीलम की कली, तीसी नील की नीली। देखिए कवि क्या कह रहा है। रोमांचित सी लगती वसुधा, वसुधा यानी धरती, वसुधा यानी धरती। धरती इस खेतों में जहाँ आसमान झुका हुआ है, सूर्य की किरणें गिर रही हैं, हरी भरी हरियाली फैली हुई है, कैसी? मखमल जैसी, उससे वो रोमांचित हो गई है। धरती क्या लग रही है? रोमांचित लग रही है, अति प्रसन्न नजर आ रही है। जब हम अति प्रसन्न होते हैं तो मानो रोमांचित हो जाते हैं। आई जो गेहूं में बाली, जो और गेहूं की फसल में जैसे ही बाली आ गई है, फल आ गया, बाल उगती है, उसमें ऊपर रेशे रेशे से होते हैं, तो जो और गेहूं में जो बाली आई हुई है, रेशेदार जो फल लगा हुआ है, उससे पूरी धरती मानो रोमांचित सी नजर आ रही है, अति प्रसन्न नजर आ रही है। जैसे मनुष्य या इंसान रोमांचित होता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं रोमांच में, ठीक वैसे ही मानो धरती भी अपने इस सौंदर्य को देख करके बहुत अधिक रोमांचित हो गई हैं। और ये नजर आ रहा है गेहूं और जौ की फसल देख करके, क्योंकि उसमें क्या आई हुई है? बालियां आई हुई है। अरहर और सन की सोने की किंकिणियां हैं शोभाशाली। शोभाशाली मतलब अति सुंदर, बहुत सुंदर। किंकिणियां क्या होती हैं? करधनी का एक पौधा होता है, करधनी का एक आभूषण होता है। करधनी कमर में पहना जाने वाला महिलाओं का आभूषण, और उस करधनी में छोटे छोटे घुंघरू होते हैं। क्या होते हैं? घुंघरू होते हैं। तो अरहर और सन, तो सन के जो पौधे होते हैं उसमें छोटे छोटे बीज लगते हैं, फल लगते हैं, वो सूख जाने पर घुंघरू की सी आवाज करते हैं, और वो फसल पक जाने पर पीले रंग की होती है। सन का जो रंग होता है वो पीले रंग का, सोने रंग का हो जाता है, सुनहरा हो जाता है। तो अरहर और सन की जो फसल है वो कैसी हो गई है? सोने जैसी पीली आभा दे रही है, पीली चमक दे रही है, जो पक कर तैयार हो गई है। और उस सनई के खेत में जो फसल पककर पीले रंग की हो गई है, सोने जैसी, उसमें जो फल आया है वो मानो किसी औरत की कमर में बंधा हुआ करधनी का आभूषण हो, और उसमें घुंघरू, वो पौधा है, उसका जो फल है वो घुंघरू की तरह छन 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 बजता है, चमक चमक बजता है। ठीक इसी प्रकार अरहर और सनई के खेत में जो फसल आई है, उनके जो फल लगे हैं, वो पक जाने पर छन छन की आवाज दे रहे हैं, जो मानो इस प्रकृति रूपी नायिका की अत्यधिक शोभा बढ़ा रहे हैं, अत्यधिक सुंदरता बढ़ा रहे हैं। कवि की कल्पना बहुत ही अग्रिम है, आगे है, फैली हुई है दूर तलक, कि अरहर और सनई के खेत पककर तैयार हो गए हैं, वो स्वर्णिम आभा दे रहे हैं, सोने की सी आभा दे रहे हैं। और उस सनई के पौधे में जो फल लगे हुए हैं वो मानो किंकिणियों की तरह, घुंघरू की तरह बजते हुए शोभा बढ़ा रहे हैं, अति सुंदर उस खेत को बना रहे हैं, प्रकृति को अत्यधिक सुंदरता बना रहे हैं। मानो प्रकृति के क्या हो? वो आभूषण, कमरबंद का आभूषण नजर आ रहा हो। उड़ती भीनी तेलाक्त गंध, क्यों? उड़ती फिर रही, हवा के साथ उड़ रही है, भीनी हल्की हल्की, तेलाक्त तैलीय गंध, सुगंध, क्यों? फूली सरसों पीली पीली। जिस खेत में सरसों के फसल और उस पर पीले पीले फूल आ गए हैं, सरसों की फसल पर पीले पीले फूल आ जाने से चारों तरफ तेलाक्त गंध,
तेल से भीगी हुई, सरसों के तेल से भीगी हुई गंध, सुगंध जो है वो उड़ती नजर आ रही है, फैलती नजर आ रही है। चारों तरफ फैली हुई है तेलाक्त गंध, तेल से भीगी हुई सुगंध, क्योंकि फूली हुई है सरसों, पीली 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 सरसों फूली हुई है। लो ये लीजिए, हरित धरा से झांक रही, ये लीजिए देखिए, एक कोने पर, एक जगह पर, हरी भरी इस धरती पर से निकल करके बाहर झांक रही है, देख रही है। नीलम, मानो नीली नीली कली, तीसी, तीसी किसको कहते हैं? तीसी कहते हैं अलसी के फूल को। किसको? अलसी का। अलसी का जो पौधा होता है उसके नीले रंग का फूल आता है, मानो नीलम की तरह एक कली, अलसी के फूल की एक कली नीली नीली धरती से बाहर निकल करके झांक रही है। ये लीजिए, उसी सरसों पीली पीली के निकट ही एक अलसी की फसल उगी हुई है, अलसी का पौधा है, वो भी इस धरती से मानो क्या कर रहा है? झांक रहा है, क्योंकि उस पौधे के ऊपर नीला फूल, नीलम जैसा कली का दिखाई दे रहा है। वो मानो इस धरती से अभी अभी निकल करके इस प्रकृति की सुषमा को, इस प्रकृति की सौंदर्यता को देख रहा है, झांक करके निहार रहा है। मैं समझता हूँ ये पैराग्राफ भी समझ में आ गया होगा। कवि क्या कह रहा है कि रोमांचित लग रही है वसुधा, धरती रोमांचित लग रही है। क्यों? गेहूं और जौ में क्या आ गई है? बालियां आ गई हैं, फल लग गए हैं। अरहर और सनई के खेत भी पक करके सोने जैसे आभा दे रहे हैं, और उनके फल हैं वो किंकिणियाँ अर्थात घुंघरूं की तरह बजने लग गए हैं, जो उसकी सुंदरता को बहुत ज़्यादा बढ़ा रही हैं। चारों तरफ सरसों पीली पीली उग जाने से, या पीले पीले फूल खिल जाने से, चारों तरफ तेलाक्त जो सुगंध है वो फैल गई है। और ये लीजिए, हरी हरी धरा से भी एक अलसी का पौधा है, वो नीले फूल खिल जाने से मानो झांकता हुआ सा नजर आ रहा है। ये थी दूसरा पद। अब लेते हैं ये बात, मैं समझता हूँ अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा कि रंग रंग के फूलों से रिलमिल, रंग बिरंगे फूलों से रिलमिल, हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी, छिमिया छिपाए बीज लड़ी, फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर फूले फिरते फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। वृंत क्या होते हैं? डंठल होते हैं। वृंत क्या होते हैं? डंठल। फूल तोड़ देने के बाद उसका जो शिरा बचता है उसको डंठल बोलते हैं। रंग रंग के फूलों से, रंग बिरंगे फूल हैं खेतों में, उनसे रल मिल करके, यानी घुल मिल करके, घुल मिल करके, रंग बिरंगे फूलों से घुल मिल करके हंसती हुई नजर आ रही हैं सखियां, सहेलियां मटर खड़ी। मटर के खेत में देखिए, मटर की जो खेती है, मटर की जो फसल है, वो मानो सखियों के रूप में हंसती हुई नजर आ रही हैं। रंग बिरंगे फूल उस पर खिले हुए हैं, रंग बिरंगे फूलों से घुल मिल करके मटर की फसल भी मानो सहेलियों की तरह हंसती हुई नजर आ रही है। मानवीकरण क्या है? बहुत ही सुंदर। मखमली पेटियों से, मखमल की पेटी, कोमल मुलायम मखमल का कपड़ा होता है, मखमली कपड़ा, तो मखमल की पेटियों सी लटकी हैं छिमियां, छिमियों का जो पौधा है, छिमियां यानी फलियां, छिमियां यानी फलियां जो हैं वो मखमली पेटियों जैसी हैं, मानो उन फलियों के ऊपर जो पेटी है या कवर जो है, आवरण जो है, वो किसका है? मखमल का है। छिपाए बीज लड़ी, अपने बीजों की लड़ी, मटर की जो फसल है उसमें जो छिमियां यानी फलियां जो लटकी हुई हैं, वो फलियां कैसी हैं? मखमली पेटियों सी हैं, और उस पेटी के अंदर बीजों की लड़ी उसने क्या कर रखा है? छुपा रखा है। फिरती हैं रंग रंग की तितली, और उसी फसल के ऊपर रंग बिरंगी तितलियां भी घूम रही हैं, उड़ रही हैं। रंग रंग के फूलों पर, रंग बिरंगे फूलों पर, सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूलों पर सुंदर सुंदर रंग बिरंगी तितलियां भी घूमती नजर आ रही हैं, जो इस वातावरण को और सुंदर बना रही हैं। फूले फिरते फूल सुम, और फूलों की तो पूछो मत, वो खुद ही बहुत ज्यादा फूले फिरते प्रसन्न हैं, खुश हैं। फूले फिरते मतलब अत्यधिक प्रसन्न है। रंग बिरंगी तितलियों को उड़ता हुआ देख करके रंग बिरंगे फूल भी प्रसन्नता पूर्वक मानो उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, फूल स्वयं उड़ते नजर आ रहे हैं।
वृंतों से वृंतों पर, एक डंठल से दूसरे डंठल पर, मानो फूल भी स्वयं क्या कर रहे हैं, उड़ते नजर आ रहे हैं। तो बड़ा अच्छा मानवीकरण किया है कि रंग बिरंगे फूलों से रल मिलकर के मटर की खेती खड़ी है, जो सखियों के रूप में मानो नज़दीक नज़दीक खड़ी है, हंस रही हैं, और उनकी डालियों पर जो मखमली पेटियों सी क्या हैं, फलियां आई हुई हैं, जिन्होंने अपने बीजों की लड़ी अंदर छुपा रखी है, और रंग बिरंगी तितलियां इधर उधर रंग बिरंगे फूलों पर, सुंदर सुंदर फूलों पर उड़ रही हैं। तो फूल भी मानो क्या लगते हैं, वो तितलियां उड़ती हुई ऐसा लग रहा है जैसे फूल उड़ रहे हैं, एक डंठल से एक दूसरे डंठल तक, एक सिरे से दूसरे सिरे तक, मानो फूल स्वयं उड़ते नजर आ रहे हैं। बड़ा अच्छा मानवीकरण किया है, बड़ा ही सुंदर गांव का वर्णन किया है। मैं समझता हूँ इस वीडियो में आपको इतना बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। वीडियो लंबा ना हो, थोड़ा थोड़ा अच्छे से पढ़ें समझें। बहुत ही आकर्षक भावनात्मक रूप से पाठ और विचार प्रस्तुत किए हैं सुमित्रानंदन पंत ने। प्रकृति का अति सुंदर वर्णन। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।